साल था 2015। नॉर्थ बंगाल के दौर तराई इलाके के चाय बागात में एक के बाद एक मजदूर मरने लगे। कुछ भूख से, कुछ सतत गजाई कमी और बीमारी से। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चंद हफ्तों और महीनों में कई मौत हुए, जिनमें बूढ़े, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये इन टी गार्डन्स की कहानी थी, जो कभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कदीम तरीन चाय कंपनियों में से एक के कब्जे में थी। इस कंपनी का नाम था डंकन इंडस्ट्रीज गोयनका ग्रुप। हजारों एकड़ टी गार्डन, तकरीबन 25 से 30 हजार मजदूर, दुनिया भर में बरामद होने वाली चाय, और फिर अचानक बंद बागात, स्टॉप सैलरीज, बंद राशन और भूख। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 150 साल पुरानी यह सल्तनत इतनी तेजी से लड़खड़ा गई? क्या यह सिर्फ कारोबारी नुकसान था, या इसके पीछे गहरी कहानी छुपी है? आदाब दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक चाय बाग की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी की है जिसने कभी हिंदुस्तान की चाय इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बुनियादें हिलती चली गई। आइए जानते हैं पूरी कहानी, बिल्कुल फैक्ट्स और तारीखी रिकॉर्ड्स के साथ। पहले जानते हैं डंकन की शुरुआत कैसे हुई। साल था 1859। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान, एक बिजनेसमैन वॉल्ट डंकन हिंदुस्तान पहुंचे। वो असल में कॉटन के कारोबार के लिए आया था, लेकिन जल्द ही किसने देखा कि असली मौका चाय में छुपा हुआ। जमाने में बर्तानी हुकूमत आसाम, दार्जिलिंग, ड्वार्स में चाय की इंडस्ट्री को तेजी से फरोग दे रहे थे। चाय अब सिर्फ एक मशरूब नहीं रही थी, बल्कि सल्तनत की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। वॉल्टन डंकन ये मौका पहचान लिया। इसने डंकन ब्रदर्स टी गार्डन की बुनियाद रखी। शुरुआत बिजनेस और एजेंसी से हुई, लेकिन चंद ही सालों में कंपनी ने कुछ चाय के बागात खरीदने शुरू कर दिए। पहले आसाम के इलाकों में कदम जमाया, फिर ड्वार्स और तराई के सज मैदानों तक फैल गया। आहिस्ता आहिस्ता कई टी गार्डन्स कंपनी के कब्जे में आ गई। इस दौर में दुनिया भर में हिंदुस्तानी चाय की मांग तेजी से बढ़ रही थी। इंग्लैंड, यूरोप और दूसरे मुल्कों में इसकी खपत बढ़ रही थी। इस मांग ने डंकन को आगे बढ़ने का मौका दिया। चंद सालों में यह कंपनी सिर्फ एक बिजनेस अदारा नहीं रही, इस चाय की एक बड़ी सल्तनत बनने के रास्ते पर चल पड़ी थी। यही वो बुनियाद थी जिस पर बाद में डंकन का सुनहरा दौर खड़ा हुआ, और इसकी मजबूती को समझे बगैर हम इसके डिक्लाइन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। डंकन का असल सुनहरा दौर 20वीं सदी के स्टार्टिंग में आया। कंपनी की हिस्ट्री बताती है कि 1923 तक डंकन ब्रदर्स के पास तकरीबन 60 टी गार्डन का कंट्रोल हो चुका था। इन टी गार्डन्स का एरिया 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा था, और सालाना पैदावार 14.5 मिलियन किलोग्राम चाय तक पहुंच गई थी। ये सिर्फ बड़े नंबर्स नहीं थे, ये इस बात की अलामत थी कि डंकन अब एक आम कंपनी नहीं रही थी। ये बर्तानिया हिंदुस्तान की चाय इंडस्ट्री का एक अहम सतून बन चुका था। नॉर्थ बंगाल, खासतौर पर ड्वार्स, तराई, दार्जिलिंग के इलाकों में इसके बागात फैले हुए थे। बाद के दौर में भी जब कंपनी हिंदुस्तानी हाथों में आई, तब भी इसके पास 14 बड़े टी गार्डन थे, जो 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पर फैले हुए थे। इस सुनहरे दौर की सबसे बड़ी ताकत इसका सिस्टम था। सुबह सूरज निकलने से पहले ख्वातीन मजदूर बागात में निकल जाते। वो सिर्फ पत्ते नहीं तोड़ते, बल्कि चाय की क्वालिटी का पहला फैसला भी इन्हीं के हाथों में होता था। नरम 2 पत्ते और एक कोपल, यही वो रॉ मटेरियल था जिस पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी थी। फिर ये पत्ते फैक्ट्री में पहुंच, वहाँ फर्मेंटेशन, रोलिंग, वेदरिंग और ड्राइंग के स्टेजेस से गुजरकर हाई क्वालिटी की चाय तैयार होती है। ये चाय सिर्फ हिंदुस्तान की मार्केट तक महदूद नहीं थी, बर्तानिया, यूरोप, रूस और वेस्ट तक इसकी मांग थी। इस दौर में डंकन सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं रही थी, ये नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। हजारों खानदान इन टी गार्डन्स पर डिपेंडेंट। लोकल मार्केट, ट्रांसपोर्ट, छोटे कारोबार, सब इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। लेकिन तारीख हमें एक अहम सबक भी देती है, जो सल्तनत जितनी बड़ी होती है, उसके डिक्लाइन की कहानी भी उतनी दर्दनाक होती है। डंकन का सुनहरा दौर इस बात की गवाही देता है कि एक वक्त में ये कंपनी कितनी मजबूत थी। डंकन के सुनहरे दौर के बाद हिंदुस्तान इंग्लैंड की गुलामी से आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद डंकन के साथ क्या हुआ, आइए अब इस पूरी कहानी को समझते हैं। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसके साथ ही बर्तानी कंपनी का दौर भी बदलना शुरू हुआ। बहुत सी यूरोपीय कंपनियां या तो हिंदुस्तान छोड़ने लगी, या इनका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में आ गया। डंकन भी इस तब्दीली से नहीं बच सका। 1950 के दहाके में गोयनका खानदान ने डंकन ब्रदर्स का कंट्रोल हासिल कर लिया। एसएनई स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त हुआ जब बर्तानी इंतजामिया अपने कर्जों के मामला दुरुस्त नहीं कर सके। केशव प्रसाद गोयनका की लीडरशिप में यह कंपनी गोयनका ग्रुप का हिस्सा बन गई। बाद में खानदान के तकसीम के वक्त सबसे छोटे बेटे गौरी प्रसाद गोयनका को डंकन का चाय वाला कारोबार मिला। यही वो लम्हा था जब कंपनी का नया दौर शुरू हुआ। नई मैनेजमेंट ने सिर्फ चाय पर डिपेंडेंट नहीं रखा, इन्होंने एक्सपेंड का रास्ता अख्तियार किया। चाय के अलावा फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे कारोबार में सरमायाकारी शुरू कर दी। शुरू के कई सालों में यह हिकमत अमली कामयाब नजर आई। कंपनी बड़ी होती गई, नई शोबों से आमदनी के नए रास्ते खुले। डंकन अब सिर्फ चाय की कंपनी नहीं रही थी, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री ग्रुप बन चुकी थी। लेकिन तारीख हमें बताती है, एक्सपेंशन हमेशा ताकत नहीं बनती, कभी कभी यही एक्सपेंशन बोझ बन जाती है। बाद के वर्षों में फर्टिलाइजर्स और दूसरे कारोबार नुकसान में चले गए, कर्ज बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वही डाइवर्सिटी जो कभी ताकत समझा जा रहा था, कंपनी के कंधों पर भारी बोझ बन गई। यही वो मोड़ था जहाँ डंकन की कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। चलिए जानते हैं कि गोल्डन एज किस तरह से डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा। आखिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री का डिक्लाइन क्यों शुरू हुआ? ये वो सवाल है जो सब पूछते हैं। आखिर डंकन जैसी बड़ी और पुरानी कंपनी जवाल का शिकार क्यों हुई? हकीकत यह है कि डंकन एक दिन में नहीं डूबा। ये जवाल कई वर्षों में आहिस्ता आहिस्ता आया, और इसके पीछे कई बड़े रीजंस थे। पहली जो सबसे बड़ी वजह थी, दुनिया भर में चाय की कीमतों में कमी। 2000 की दिहाई से आलमी मंडी में चाय की कीमतों पर दबाव बढ़ने लगा। सस्ते अफ्रीकी और चीनी चाय ने मुकाबला तेज कर दिया। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी चाय खासतौर पर
नॉर्थ बंगाल की चाय इस मुकाबले में कमजोर पड़ने लगी। आमदनी कम होती गई। डंकन की डिक्लाइन की दूसरी जो सबसे बड़ी वजह रही वो थी खर्चों में मुसलसल इजाफा। मजदूर, बिजली, ईंधन और फर्टिलाइजर्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। टी गार्डन में मजदूरों की तनख्वाहें, रहाइश, राशन, मेडिकल फैसिलिटी ये सब अखराजात कंपनी पर बोझ बन रही थी। एक केस स्टडी के मुताबिक चाय बागात पर समाजी अखराजात बहुत ज्यादा हो चुके थे, जबकि मुनाफा इस मुकाबले में नहीं बढ़ रहा था। तीसरी वजह कर्जों का बढ़ता बोझ। कंपनी पर बैंक कर्ज बढ़ते चले गए। तनख्वाहें, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी वक्त पर अदा न हो सकी। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कहा कि डंकन बागात को इस अंदाज में चलाया जा रहा तो चाय इंडस्ट्री और अवामी फायदे के खिलाफ है। चौथी जो सबसे बड़ी वजह रही वो थी एक्सपेंशन। गोयनका दौर में कंपनी ने चाय के अलावा खाद, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में इन्वेस्टमेंट की। शुरू में एक्सपेंशन फायदेमंद लगा, लेकिन बाद में फर्टिलाइजर्स का कारोबार नुकसान में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नुकसान ने असल चाय वाले कारोबार को भी कमजोर कर दिया। पांचवी वजह पैदावार। कई बागात में पुराने तरीके, कम देखभाल और मौसमी मसाइल की वजह से पैदावार मुतासर होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बागात में पैदावार इस हद तक गिर गई कि इनकम और खर्च पूरा करने से नाकाम हो गई। यानी आमदनी कम हो रही थी, अखराजात बढ़ रहे थे और कर्जे चल रहे थे। यही वो खतरनाक फॉर्मूला था जिसने आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस को जन्म दिया। डंकन का जवाल कोई अचानक हादसा नहीं था। यह कई वर्षों की गलती और दुनिया के हालात, बढ़ते अखराजात और कमजोर सिस्टम का नतीजा था। आइए आप समझ डंकन गार्डन में काम करने वाले मजदूरों का क्या हुआ। जब कोई चाय बाग क्राइसिस का शिकार होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों का होता है। डंकन के मामले में भी यही हुआ। 2015 के आसपास डंकन ग्रुप के तकरीबन 14 से 16 टी गार्डन्स बंद हो गए। रिसर्च गेट पर पब्लिश होने वाले एक केस स्टडी के मुताबिक सिर्फ डंकन के 16 टी गार्डन बंद होने से तकरीबन 25,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। अगर खानदानों को भी शामिल किया जाए तो अफेक्टेड लोगों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच जाती है। तनख्वाहें महीनों तक नहीं मिली, राशन बंद हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज खत्म हो गई, कई जगहों पर बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए। पीपल्स डेमोक्रेसी के 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक डंकन के बागात बंद होने के चंद हफ्तों में ही कम अज कम 11 मजदूर भूख और शदीद ग़िज़ाई कमी से मर गए। एनडीटीवी ने मजदूर यूनियन के हवाले से लिखा कि अक्टूबर 2015 तक बंद टी गार्डन में तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हुकूमत ने इन सबको डायरेक्टली भूख से अमवात तस्लीम नहीं किया, बल्कि ग़िज़ाई कमी करार दिया। इससे पहले 2005 में एक्शन 8 की रिपोर्ट में बताया गया था कि वेस्ट बंगाल के सिर्फ 4 क्लोज टी गार्डन में 11 महीनों के अंदर 240 से ज्यादा लोग भूख और खुदकुशी करके मर गए। जो लोग बागात में ही रह गए, इनकी हालत भी खराब होती गई। बहुत से लोग जंगल से लकड़ियां काटकर या छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो गए। एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन मुतासर हुई। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी फैलने लगी और शदीद ग़िज़ाई कमी के आम हो गए और शदीद ग़िज़ाई कमी से लोग बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ सैलरीज का क्राइसिस नहीं था, यह हजारों खानदानों की जिंदगी, इज्जत और फ्यूचर का क्राइसिस बन गया। नौजवान केरला, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, दीगर जगहों पर मजदूरी करने जाने के लिए मजबूर हो गए। जो लोग बागात में ही रह गए, इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। चलिए अब जानते हैं इसके बाद हुकूमत ने क्या किया। जब डंकन के बागात में सूरत हाल संगीन हो गई और मजदूर भूख और बेरोजगारी का शिकार होने लगे तो रियासती और मरकजी दोनों हुकूमतों ने मदाखिलात की। स्टेट गवर्नमेंट की पहली कार्रवाई नवंबर 2015 में वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने डंकन ग्रुप के चेयरमैन जेपी गोयनका से मुलाकात की। एनडीटीवी के इस वक्त के रिपोर्ट्स के मुताबिक गोयनका ने वादा किया कि वो कुछ बागात दोबारा खोलेंगे, मजदूरों को बकाया तनख्वाह अदा कर देंगे और ग़िज़ाई कमी से निपटने के लिए हर बाग में आवामी बावर्ची खाना शुरू करेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत ने इसके साथ ही हुक्म दिया कि बंद बागात में पीने का पानी और बिजली के फराहमी बहाल की जाए। इसके अलावा स्टेट हुकूमत ने बंद चाय बागात के मजदूरों के लिए 100 करोड़ रुपए का एक पैकेज का भी ऐलान किया, जिसका जिक्र तृणमूल कांग्रेस की सरकारी वेबसाइट और इस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और चाय बोर्ड की कार्रवाई। जनवरी 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अहम कदम उठाया। फाइनेंस मिनिस्टर ने चाय कानून 1953 के सेक्शन 16A के तहत नोटिफिकेशन जारी करके हिंदुस्तान के चाय बोर्ड को डंकन के 7 बागात का इंतजाम संभालने का इख्तियार दे दिया। ये बागात थे बीरपारा, गरगंडा, लंकापारा, तुलसीपारा, बांटापारा, धेमचीपारा और दमदीमा। बिजनेस स्टैंडर्ड और डंकन हार्लेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत का स्टैंड यह था कि ये बागात चाय के सनत और अवामी मफाद के लिए नुकसानदा अंदाज में चलाए जा रहे हैं। फिर अदालत ने इंटरफियर की। डंकन ग्रुप ने इस नोटिफिकेशन को कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मार्च 2016 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन को बरकरार रखा। बाद में अदालत ने डंकन ग्रुप को मजदूरों की बकिया तनख्वाहों के लिए 4 करोड़ रुपए जमा करने का हुक्म दिया। अलबत्ता कानूनी लड़ाई जारी रही। कुछ अरसे बाद अदालत ने आर्जी तौर पर डंकन को कुछ बागात का इंतजाम चलाने की इजाजत दी, बशर्ते कि वो मजदूरों की तनख्वाहें अदा करे, लेकिन इस पर भी कंपनी नाकाम है। दोस्तों, अब जानते हैं टी गार्डन्स का मौजूदा सूरत हाल क्या है। रियासती हुकूमत की बातचीत और दबाव के बाद कुछ बागात दोबारा खुले हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में बांटापारा और गरगंडा बागात दोबारा चालू हुए। कुछ टी गार्डन बाद में नए इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज के हवाले कर दिए गए। बागराकोट जैसे कुछ बागात कई साल बाद नई इंतजामिया के तहत दोबारा खुले। लेकिन हकीकत यह है कि हर बाग की किस्मत एक जैसी नहीं रही। कुछ बागात आज भी चल रहे हैं, कुछ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके और कुछ मुसलसल मुश्किलात ताख़ीर से तनख्वाहों और इंतजामी मसाइल का शिकार है। अगर सच में देखा जाए, हुकूमतों ने मुदफ़्फ़र जरूर की। रियासती सतह पर बातचीत, बिजली पानी की बहाली, 100 करोड़ रुपये का मंसूबा और मरकजी सतह पर चाय बोर्ड के
जरिए कब्जा। अदालत ने मदखलात की, लेकिन मजमूई तौर पर यह मदखलात मुकम्मल तौर पर फायदेमंद साबित नहीं हो सकी। बहुत से मजदूर आज भी इन बागात के गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला सवाल पर, जो है जमीन का मसला। ये जमीन असल में किसकी थी? बरतानी दौर में जब ये टी गार्डन कायम हुए तो जमीन मकामी जमींदारों, किसानों और जंगलात से ली गई। फिर हजारों आदिवासी खानदानों को छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा और बिहार से लाकर यहाँ बताया गया। नस्ल दर नस्ल इन्हीं लोगों ने जमीन पर पसीना बहाया। इन्हीं के हाथों ने चाय के पत्ते तोड़े, झाड़ियाँ संभाली, फैक्ट्रियाँ चलाई, और जब डंकर ने बाग बंद कर दिए, जब मजदूर भूख से मरने लगे, तो सबसे लॉजिकल और इंसाफ वाली बात यह थी कि ये जमीन इन्हीं लोगों को वापस मिलनी चाहिए थी जिनसे ये जमीनें ली गई थी, या कम अज कम इन मजदूर खानदानों को कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए था ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन हुआ क्या? रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत बताती है कि ऐसा नहीं हुआ। कई बंद बागात की लीज सालों पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन कंपनी गायब हो चुकी थी। हुकूमत ने कुछ जगहों पर मदखलात की, कुछ बाग नई कंपनियों को दी गई, लेकिन दरमियान में एक नई ताकत आ गई, लोकल माफिया और असर व रसूख वाले लोग। नॉर्थ बंगाल के कई बंद बागात में ये सूरत हाल सामने आई कि बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। कई सौ बीघा जमीन आपस में बांट लिए गए, किसी को 10 बीघा, किसी को 20 बीघा, किसी को इससे भी ज्यादा। जो कभी इस जमीन के हकीकी मालिक थे, वो अब भी मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे थे या दूसरे सूबों में भागने के लिए मजबूर थे। एक तरफ मजदूर खानदानों के बच्चे भूख से मर रहे थे, दूसरी तरफ वही जमीन लोकल ताकतवर लोगों के कब्जे में चली जा रही थी। जो जमीन कभी इनके आबा अजदाद की थी, जो जमीन इनके खून पसीने से बनी थी, वो अब इनके हाथ से निकल चुकी थी। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, ये उन हजारों खानदानों की इज्जत व फ्यूचर का मामला था। जो जमीनें इनसे ली गई थी वो इन्हें वापस मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिला। इस मौके का फायदा लोकल माफियाओं ने उठाया। अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उम्मीद वाला सवाल यह है कि 2026 के इलेक्शंस के बाद वेस्ट बंगाल में नई हुकूमत आ गई है। सालों तक इन जमीनों पर लोकल ताकतवर लोगों, कब्जागिरों का कब्जा है। कई सौ बीघा जमीन आपस में बांट ली गई है। जो कभी इस जमीन के हकीकी हकदार थे, वो भूख बीमारी की जिंदगी जी रहे हैं। अब नई हुकूमत आई है। अब सबकी नजर इस सवाल पर टिकी हुई है, क्या ये नई हुकूमत इन जमीनों को इनके असल हकदारों तक पहुंचाएगी, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इस जमीन पर पसीना बहाया? जिन लोगों से ये जमीनें ली गई, क्या वो जमीन जो कभी इनके खून से सैराब हुई थी अब इनके नाम पर आएगी? बंद बागात की वो जमीन जो लोकल माफिया और असर व रसूख वालों के कब्जे में चली गई है, अब वापस इन्हीं खानदानों को मिलेगी जिन्होंने इसे सींचा था? क्या इस्लामपुर, सुजाल या चोपड़ा के लोगों को उनकी जमीनें वापस मिलेंगी? ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये इंसाफ का मामला है। ये उन हजारों खानदानों की इज्जत, फ्यूचर और जिंदा रहने का मामला है। अब देखना यह है कि नई हुकूमत इस सवाल का क्या जवाब देती है। क्या हकदार को उसका हक मिलेगा, या फिर यह कहानी भी पुरानी हुकूमतों की तरह बेआवाज रह जाएगी? लेकिन आज पहली बार नई सरकार बनने के बाद बहुत से मजदूर खानदानों और जिन लोगों ने इन टी गार्डनों में जमीन दी थी, इनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी है कि इनको इनका जमीन वापस मिलेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है? आज भी नॉर्थ बंगाल की चाय इंडस्ट्री लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। एक्सपर्ट का मानना है, अगर जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंतजाम, राइट इन्वेस्टमेंट और मजदूरों की डेवलपमेंट पर संजीदगी से काम किया जाए तो ये इंडस्ट्री दोबारा मजबूत हो सकती है। डंकन की कहानी हमें यह सबक देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भी अगर बदलते हालात के मुताबिक खुद को न बदले तो डिक्लाइन इनका मुकद्दर बन सकता है। लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि चाय सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमिक, कल्चर और लाखों खानदानों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल समीम डेस्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही तहकीक पर मबनी डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं सैयद समीम और आप लोग देख रहे थे द समीम डेस्क। अल्लाह हाफिज।